शायद नियति को यही मंजूर था। हम चीन की चकाचौंध देखने निकले थे, लेकिन किस्मत हमें उस धरती पर ले आई जिसे दुनिया भारत कहती है। सच कहूं तो जब पायलट ने घोषणा की कि हम भारत में उतरने वाले हैं, तो मेरे और मेरे दोस्तों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। हमारे मन में भारत की जो तस्वीर थी, वह गरीबी, धूल और भीड़भाड़ की थी। हमें लगा था कि हमारा सपना अब एक बुरे सपने में बदलने वाला है, लेकिन हमें क्या पता था कि यह आपातकालीन लैंडिंग हमारे जीवन का सबसे खूबसूरत मोड़ साबित होगी। हमें क्या पता था कि जिसे हम एक पिछड़ा हुआ देश समझ रहे थे, वह वास्तव में विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर एक महाशक्ति है। यह कहानी मेरी नहीं, यह कहानी है उस एहसास की, उस बदलाव की, जो मैंने और मेरे 30 साथियों ने भारत की पवित्र भूमि पर महसूस किया। यह कहानी है भारत की महानता की, जो दुनिया की नजरों से अक्सर ओझल रह जाती है। नमस्ते, मेरा नाम अलेजांद्रो है। मैं मेक्सिको के एक प्रतिष्ठित स्कूल का छात्र हूं। हमारे स्कूल ने इस साल हमें एशिया के विकास को दिखाने के लिए चीन ले जाने का फैसला किया था। हम सभी बहुत उत्साहित थे। हमने सुना था कि एशिया भविष्य है और हम उस भविष्य को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। लेकिन हमारी मंजिल चीन थी, भारत नहीं। जब हम मेक्सिको से उड़े तो हमारे दिलों में उत्साह था। हम बादलों के ऊपर थे, सपने देख रहे थे। लेकिन प्रशांत महासागर को पार करते हुए अचानक विमान में कुछ तकनीकी खराबी आ गई। विमान जोर से हिलने लगा। हम सब डर गए। तभी कप्तान की आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जिसने हमारे उत्साह को डर में बदल दिया। उन्होंने कहा कि इंजन में खराबी के कारण हमें निकटतम सुरक्षित हवाई अड्डे पर उतरना होगा, और वह हवाई अड्डा भारत की राजधानी नई दिल्ली में था। भारत? नहीं, यह नहीं हो सकता। मेरी बगल में बैठी मेरी दोस्त सोफिया लगभग रो पड़ी थी। उसने पश्चिमी मीडिया में भारत के बारे में जो कुछ भी देखा था, वह डरावना था। वहां बहुत गंदगी होगी, वहां सुरक्षित नहीं है, वहां हम कैसे रहेंगे? छात्र आपस में फुसफुसाने लगे। हमारे शिक्षकों के चेहरों पर भी चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। हमारे दिमाग में स्लम डॉग मिलेनियर जैसी फिल्मों के दृश्य घूम रहे थे। हमें लगा कि हम किसी नर्क में उतरने वाले हैं। हमें लगा कि अब हमें गंदगी, मच्छरों और अव्यवस्था का सामना करना पड़ेगा। हम कितने अज्ञानी थे, हम कितने गलत थे। हमारी यह सोच, हमारे पूर्वाग्रह, सब कुछ चकनाचूर होने वाले थे। बस कुछ ही पलों में विमान ने धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू किया। खिड़की से बाहर देखते हुए मैंने रात के अंधेरे में जगमगाती रोशनी का एक समुद्र देखा। यह वह अंधेरा भारत नहीं था जिसकी मैंने कल्पना की थी। यह रोशनी का एक महासागर था। विमान के पहियों ने जैसे ही इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की रनवे को छुआ, एक अजीब सी शांति छा गई। हम सुरक्षित थे, लेकिन हमारे मन में अब भी भारत को लेकर एक डर बैठा हुआ था। विमान रुका और दरवाजा खुला। एक गर्म हवा का झोंका आया, लेकिन यह वह बदबूदार हवा नहीं थी जिसका हमें डर था। यह मिट्टी की सौंधी सुगंध थी। हम विमान से बाहर निकले और एयरो ब्रिज से होते हुए टर्मिनल की ओर बढ़े, और जैसे ही हमने टर्मिनल 3 के अंदर कदम रखा, हमारे मुंह खुले के खुले रह गए। क्या यह वास्तव में भारत है? क्या हम सही जगह उतरे हैं? सोफिया ने मेरी आस्तीन खींची और फुसफुसाया, अलेजांद्रो, यह तो मैक्सिको या अमेरिका के किसी भी हवाई अड्डे से कहीं ज्यादा भव्य और आधुनिक है। वह सही थी। मेरे सामने एक विशाल, चमचमाता हुआ महल जैसा हवाई अड्डा था। फर्श इतना साफ था कि आप उसमें अपना चेहरा देख सकते थे। ऊंची छतें, सुंदर लाइटिंग और दीवारों पर लगी तांबे की बड़ी बड़ी हथेलियां जो योग मुद्राओं को दर्शा रही थीं। वे मुद्राएं जैसे हमारा स्वागत कर रही थीं, हमें शांत रहने का संदेश दे रही थीं। वहां कोई धक्का मुक्की नहीं थी, कोई शोर शराबा नहीं था। सब कुछ एक लय में, एक अनुशासन में चल रहा था। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। जिस भारत को हम सपेरों का देश समझते थे, वह तो तकनीक और वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना पेश कर रहा था। हवाई अड्डे के कर्मचारी, जो अपनी साफ सुथरी वर्दी में थे, हमारे पास आए। हमें लगा था कि भाषा की समस्या होगी, लेकिन उन्होंने हमें हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो बनावटी नहीं थी। वह मुस्कान बता रही थी कि वे वास्तव में हमारी मदद करना चाहते हैं। इसे कहते हैं अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान सम्मान होता है। यह मैंने बारी सिर्फ किताबों में पढ़ा था, लेकिन आज मैं इसे महसूस कर रहा था। एक महिला अधिकारी ने हमें बहुत ही विनम्रता से समझाया कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी एयरलाइन ने हमारे रहने का इंतजाम कर दिया है और हमें एक विशेष बस द्वारा होटल ले जाया जाएगा। उनकी बातों में इतना अपनापन था कि हमारा सारा डर गायब हो गया। इमिग्रेशन काउंटर पर भी, जहां अक्सर अधिकारियों के चेहरे सख्त होते हैं, हमें सहयोग और सम्मान मिला। उन्होंने हमारी स्थिति को समझा
और प्रक्रिया को इतना आसान बना दिया कि हमें लगा ही नहीं कि हम किसी विदेशी धरती पर एक मुसीबत में फंसे हुए यात्री हैं। सामान लेते समय मैंने देखा कि वहां की व्यवस्था कितनी सुचारू थी। स्वचालित मशीनें, साफ सुथरे वॉशरूम और हर जगह मदद के लिए तैयार खड़े कर्मचारी। मैंने दुनिया के कई हवाई अड्डे देखे हैं, पेरिस, न्यूयॉर्क, लेकिन दिल्ली के इस हवाई अड्डे में कुछ खास था। यहाँ आधुनिकता के साथ साथ एक संस्कृति की झलक थी। दीवारों पर बनी पेंटिंग भारत की हजारों साल पुरानी विरासत की कहानी कह रही थी। मैं बस उन्हें देखता ही रह गया। हम हवाई अड्डे से बाहर निकले। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। एक बड़ी वातानुकूलित बस हमारा इंतजार कर रही थी। बस में बैठते ही हमारी शिक्षिका मारिया ने राहत की सांस ली। शायद यह उतना बुरा नहीं होगा जितना हमने सोचा था, उन्होंने कहा। लेकिन असली आश्चर्य तो अभी बाकी था। बस हवाई अड्डे से बाहर निकली और चौड़ी सड़कों पर दौड़ने लगी। यह दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे था। मैंने खिड़की से बाहर देखा और मैं स्तब्ध रह गया। क्या ये भारत की सड़कें हैं? चौड़ी, चिकनी सड़कें, दोनों तरफ हरे भरे पेड़ और रात में जगमगाती स्ट्रीट लाइट्स। यह नजारा किसी भी विकसित देश को टक्कर दे सकता था। कारों की कतारें अनुशासन में चल रही थीं। बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें आसमान को छू रही थीं। यह वह भारत नहीं था जो हमें बीबीसी या CNN पर दिखाया जाता है। यह एक नया भारत था, एक जागृत भारत। होटल की तरफ जाते हुए मैंने अपने दोस्तों के चेहरों को देखा। जो चेहरे कुछ घंटे पहले डर से पीले पड़ गए थे, अब उन पर आश्चर्य और कौतूहल था। हम सब खिड़कियों से चिपके हुए थे, बाहर के नजारे को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहते थे। बस ड्राइवर, जिनका नाम शायद राजेंद्र था, ने देखा कि हम सब बहुत हैरान हैं। उन्होंने टूटी फूटी अंग्रेजी में नहीं, बल्कि इशारों और अपनी भाषा के भावों से हमें समझाने की कोशिश की कि हम सुरक्षित हैं। उनकी आंखों में एक गर्व था, अपने देश के लिए गर्व। जब उन्होंने एक विशाल मूर्ति की ओर इशारा किया तो उनकी छाती गर्व से चौड़ी हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहे थे, लेकिन मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता था। यह एक ऐसे नागरिक का गर्व था जो जानता है कि उसका देश बदल रहा है, उसका देश आगे बढ़ रहा है। हम एरोसिटी के एक होटल में पहुंचे। होटल की भव्यता ने हमें फिर से चौंका दिया। लॉबी में प्रवेश करते ही हमारा स्वागत फूलों की माला और माथे पर तिलक लगाकर किया गया। यह स्वागत का तरीका हमारे लिए बिल्कुल नया था। मैक्सिको में हम हाथ मिलाते हैं या गले मिलते हैं, लेकिन यहाँ किसी के माथे पर तिलक लगाना, यह एक आत्मा से आत्मा का मिलन जैसा लगा। उस लाल कुमकुम के स्पर्श ने जैसे हमारी सारी थकान मिटा दी। होटल के कर्मचारियों ने हमें पानी और गुड़ पेश किया। उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति में जब कोई दूर से आता है तो उसे मीठा खिलाया जाता है। यह छोटी सी बात थी, लेकिन इसने हमारे दिलों को छू लिया। कमरे में जाने के बाद मैंने खिड़की से बाहर शहर को देखा। रात के 2 बज रहे थे, लेकिन शहर जाग रहा था। यह शहर सोता नहीं है, यह शहर सपने देखता है और उन्हें पूरा करने के लिए जागता है। मैंने सोफिया को फोन किया। सोफिया, क्या तुम्हें अब भी डर लग रहा है? मैंने पूछा। सोफिया ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं अलेजांद्रो, डर तो कब का भाग गया। अब तो बस यह जानने की जिज्ञासा है कि कल सुबह जब सूरज उगेगा तो यह देश हमें और क्या दिखाएगा। मैं बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं सोच रहा था कि हम कितने मूर्ख थे। हम दुनिया को एक चश्मे से देखते हैं जो हमें मीडिया पहनाता है, लेकिन असलियत को देखने के लिए हमें उस चश्मे को उतारना पड़ता है। आज भारत ने मेरा वह चश्मा उतार दिया था। मुझे महसूस हो रहा था कि आने वाले कुछ दिन मेरे जीवन के सबसे यादगार दिन होने वाले हैं। मुझे नहीं पता था कि कल हम क्या देखेंगे, लेकिन मुझे इतना यकीन था कि जो भी देखेंगे वह हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मेरी आंख खुली। मैंने पर्दे हटाए और बाहर का नजारा देखा। सुबह की रोशनी में दिल्ली और भी खूबसूरत लग रही थी। हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और दूर से आती मंदिर की घंटियों की आवाज। यह आवाज कानों को छुभने वाली नहीं, बल्कि मन को शांति देने वाली थी। नाश्ते के लिए जब हम नीचे गए तो वहां व्यंजनों का एक मेला लगा हुआ था। सिर्फ ब्रेड और ऑमलेट नहीं, बल्कि इडली, डोसा, परांठे और न जाने क्या क्या। शेफ ने हमें बताया कि भारत में हर एक 100 किलोमीटर पर खाना और भाषा बदल जाती है। उन्होंने हमें बड़े प्यार से एक गर्म गर्म कचौड़ी खिलाई। वह स्वाद, वह मसालों का संगम, वैसा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं चखा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर निवाले में हजारों साल की परंपरा घुली हुई हो। नाश्ते के बाद हमें बताया गया कि हमारी एयरलाइन को विमान ठीक करने में अभी 2-3 दिन और लगेंगे। पहले यह खबर सुनकर हम दुखी हो जाते, लेकिन आज यह खबर सुनकर मेरे दोस्तों के चेहरों पर एक छिपी हुई खुशी थी। हम सब एक दूसरे को देख रहे थे और बिना कहे ही समझ रहे थे कि हम सब क्या चाहते हैं। हम इस देश को देखना चाहते थे,
हम इस नए भारत को जानना चाहते थे। हमने अपने शिक्षकों से अनुरोध किया कि हमें होटल में बैठने के बजाय शहर घूमने की अनुमति दी जाए। शिक्षकों ने भी सहमति दे दी, क्योंकि वे भी इस देश के जादू से अछूते नहीं थे। हमने एक स्थानीय गाइड को बुलाया। उसका नाम विक्रम था। विक्रम एक साधारण सा दिखने वाला युवक था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने हमें बताया कि वह हमें असली भारत दिखाएगा। हमारी यात्रा शुरू हुई दिल्ली मेट्रो से, और यह हमारा दूसरा सबसे बड़ा झटका था। मैंने न्यूयॉर्क का सबवे देखा है, लंदन का ट्यूब देखा है। वे पुराने हैं, गंदे हैं, और अक्सर वहां अजीबोगरीब गंध आती है। लेकिन दिल्ली मेट्रो, यह तो विज्ञान कथा की किसी फिल्म जैसा था। स्टेशन इतने साफ कि आप वहां खाना खा सकते हैं। हर जगह सुरक्षा जांच, हर जगह अनुशासन। जब ट्रेन आई तो लोग कतार में खड़े थे, कोई धक्का मुक्की नहीं। ट्रेन के अंदर का वातावरण इतना शांत और वातानुकूलित था कि हमें विश्वास ही नहीं हुआ। विक्रम ने हमें बताया कि यह मेट्रो भारत की जीवन रेखा है। लाखों लोग इसमें हर दिन सफर करते हैं, फिर भी यह इतनी साफ और व्यवस्थित है। मैंने देखा कि कुछ सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थीं, और पुरुष उन सीटों पर नहीं बैठ रहे थे, भले ही वे खाली थीं। यह सम्मान, यह महिलाओं के प्रति आदर, यह देखकर मेरा सिर अपने आप झुक गया। हमारे देशों में हम महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन असल में उसका पालन करना क्या होता है, यह मैंने दिल्ली मेट्रो के उस डिब्बे में देखा। विक्रम हमें चांदनी चौक ले गया। पुरानी दिल्ली, यहां का नजारा नई दिल्ली से अलग था। यहां भीड़ थी, शोर था, जीवन की हलचल थी। संकरी गलियां, दुकानों की कतारें और लोगों का सैलाब। शुरू में हम थोड़ा घबराए, लेकिन फिर हमने उस भीड़ के बीच एक अनोखा अनुशासन देखा। रिक्शा वाले, पैदल चलने वाले, दुकानदार, सब एक दूसरे को रास्ता दे रहे थे। कोई किसी से लड़ नहीं रहा था, सब मुस्कुरा रहे थे। तभी एक छोटी सी घटना घटी जिसने मेरे दिल को पूरी तरह से जीत लिया। मेरी दोस्त इसाबेला को प्यास लगी थी। हम एक छोटी सी दुकान पर रुके। दुकानदार एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिनके चेहरे पर सफेद दाढ़ी और माथे पर चंदन का तिलक था। इसाबेला ने पानी की बोतल मांगी। जब पैसे देने की बारी आई तो इसाबेला के पास भारतीय मुद्रा रुपये नहीं थे, सिर्फ डॉलर थे। वह परेशान हो गई, लेकिन उस बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए पानी की बोतल इसाबेला के हाथ में थमा दी और हाथ हिलाकर पैसे लेने से मना कर दिया। उन्होंने अपनी टूटी फूटी भाषा में कहा, पानी, सेवा, नो मनी। इसाबेला हैरान रह गई। एक गरीब दिखने वाला दुकानदार, जिसके लिए शायद वह पानी की बोतल की कीमत बहुत मायने रखती होगी, उसने एक विदेशी अनजान लड़की को मुफ्त में पानी पिला दिया, सिर्फ इंसानियत के नाते। यह है भारत। यहाँ व्यापार से पहले व्यवहार आता है, यहाँ पैसे से पहले इंसानियत आती है। उस बुजुर्ग की आंखों में जो संतोष था, वह किसी भी अमीर आदमी की आंखों में मैंने नहीं देखा था। पुरानी दिल्ली की उस छोटी सी दुकान पर मिले उस पानी की बोतल ने मेरी प्यास तो बुझा दी थी, लेकिन मेरे मन में एक नई प्यास जगा दी थी, इस देश को और गहराई से जानने की प्यास। उस बुजुर्ग दुकानदार की निस्वार्थ सेवा ने मेरे दिल पर एक गहरी छाप छोड़ी थी। हम आगे बढ़े, और जैसे जैसे हम चांदनी चौक की गहराई में उतरे, रंगों और सुगंधों का एक ज्वार हमें घेरने लगा। मसालों की खुशबू, ताजे फूलों की महक और गर्मा गर्म पकवानों की सुगंध ने हमारी भूख को जगा दिया। विक्रम, हमारे गाइड, हमें एक फलों के ठेले के पास ले गए। वहां एक साधारण सा दिखने वाला आदमी फल बेच रहा था। उसके कपड़े बहुत साधारण थे, शायद थोड़े पुराने भी, लेकिन उसके फल एकदम ताजे और चमक रहे थे। मैंने कुछ सेब और केले खरीदे। जब पैसे देने की बारी आई तो मेरे पास खुले पैसे नहीं थे। मैंने अपनी जेब टटोली, लेकिन मुझे सिर्फ बड़े नोट मिले। दुकानदार के पास भी खुले पैसे नहीं थे। मैं थोड़ा परेशान हो गया। मुझे लगा कि शायद अब मुझे ये फल वापस रखने पड़ेंगे। मेक्सिको में या यहाँ तक कि न्यूयॉर्क में भी अगर आपके पास खुले पैसे नहीं हैं तो सड़क किनारे के विक्रेताओं से सामान खरीदना मुश्किल हो जाता है। लेकिन तभी उस फल वाले ने जो किया, उसने मेरे और मेरे दोस्तों के होश उड़ा दिए। उसने अपनी रेहड़ी के कोने में लगा एक छोटा सा बोर्ड दिखाया, जिस पर एक अजीब सा चौकोर कोड बना हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए अपनी भाषा में कुछ कहा और फिर अपने टूटे फूटे शब्दों में बोला, स्कैन, मोबाइल, पे। मैं सन्न रह गया। क्या एक सड़क किनारे फल बेचने वाला, जो शायद स्कूल भी नहीं गया होगा, वह डिजिटल पेमेंट की बात कर रहा है? सोफिया ने अपनी आंखें फाड़कर देखा। हम तो यह सोचकर आए थे कि भारत सपेरों का देश है, लेकिन यहां तो सब्जी वाला भी डिजिटल क्रांति का हिस्सा था। विक्रम ने हमें समझाया कि इसे यूपीआई कहते हैं। उसने अपना फोन निकाला, उस कोड को स्कैन किया और 1 सेकंड के अंदर भुगतान हो गया। एक छोटी सी मशीन से आवाज आई, भुगतान प्राप्त हुआ। यह दृश्य मेरे लिए किसी विज्ञान कथा से कम नहीं था।
चीन और अमेरिका अपनी तकनीक पर बहुत घमंड करते हैं, लेकिन वहां भी छोटे दुकानदारों के पास ऐसी सुविधा हर जगह नहीं है। और यहाँ भारत के दिल में, पुरानी दिल्ली की संकरी गलियों में, जहां परंपरा सदियों पुरानी है, वहां तकनीक हवा की तरह बह रही थी। मैंने देखा कि सिर्फ वह फल वाला ही नहीं, बल्कि चाय वाला, रिक्शा वाला, यहां तक कि सड़क पर बैठने वाला मोची भी इस डिजिटल कोड का इस्तेमाल कर रहा था। यह डिजिटल इंडिया था। यह वह भारत था जिसे दुनिया ने अभी तक पहचाना नहीं है। एक ऐसा देश जिसने तकनीक को सिर्फ अमीरों की जागीर नहीं, बल्कि गरीबों की ताकत बना दिया है। मुझे अपने देश पर शर्म महसूस हुई, जहां हम अभी भी नकदी और कार्ड के उलझनों में फंसे रहते हैं। भारत ने तो छलांग लगाकर भविष्य को पकड़ लिया था। दोपहर हो चुकी थी और अब हमें भूख सताने लगी थी। विक्रम हमें पराठे वाली गली ले गया। सच कहूं तो मेरे मन में एक डर था। हमने सुना था कि भारत का स्ट्रीट फूड खाने से विदेशी बीमार पड़ जाते हैं। डेली बेली का डर हमें सता रहा था, लेकिन भूख डर से बड़ी थी। हमने एक पुरानी दुकान में प्रवेश किया। वहां भीड़ थी, लेकिन फिर वही अनुशासन। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हमने आलू और पनीर के पराठे ऑर्डर किए। जब खाना आया तो वह सिर्फ भोजन नहीं था, वह कला का एक नमूना था। उसके साथ परोसी गई चटनी और सब्जी की खुशबू ने मेरे मुंह में पानी ला दिया। मैंने डरते डरते पहला निवाला लिया और उस एक निवाले ने मेरे दिमाग के सारे तार हिला दिए। वह स्वाद, वह मसालों का संगम, वह मक्खन का पिघलना, यह कोई साधारण खाना नहीं था, यह अमृत था। मेरे दोस्तों, जो पहले नाक भावों से कोड़ रहे थे, अब उंगलियां चाट रहे थे। हमने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन पराठे खाए। और सबसे बड़ी बात, वह खाना पूरी तरह से स्वच्छ और ताजा था। दुकान के रसोइये जिस प्यार से खाना बना रहे थे, वह साफ दिख रहा था। वे सिर्फ पेट नहीं भर रहे थे, वे आत्मा को तृप्त कर रहे थे। भोजन के बाद विक्रम ने कहा कि अब वह हमें भारत की आत्मा के दर्शन कराएगा। हम बस में बैठे और यमुना नदी के पार गए। जब हम वहां पहुंचे तो मेरी आंखों के सामने जो दृश्य था, उसे मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। वह अक्षरधाम मंदिर था। दूर से ही वह किसी स्वर्ण महल जैसा चमक रहा था, लेकिन जब हम उसके करीब पहुंचे तो उसकी विशालता ने हमें छोटा महसूस करा दिया। लाल पत्थर और सफेद संगमरमर से बनी वह इमारत इंसानी हाथों का कमाल नहीं, बल्कि देवताओं का निवास लग रही थी। प्रवेश द्वार पर कड़ी सुरक्षा थी, लेकिन वहां भी सुरक्षा कर्मियों के चेहरे पर मुस्कान थी। हमें अपने जूते, मोबाइल और कैमरे बाहर जमा करने पड़े। पहले मुझे बुरा लगा कि मैं फोटो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि यह कितना जरूरी था। जैसे ही हमने नंगे पैर मंदिर के परिसर में कदम रखा, एक अजीब सी शांति ने मुझे घेर लिया। बाहर दिल्ली का शोर था, लेकिन यहाँ सिर्फ हवा की सरसराहट और पक्षियों की आवाज थी। मंदिर की दीवारों पर बनी हजारों मूर्तियां, हाथियों की कतारें, नर्तकियां और देवी देवता। हर मूर्ति इतनी जीवंत थी कि लग रहा था अभी बोल पड़ेगी। विक्रम ने बताया कि इसे बनाने में हजारों कारीगरों ने दिन रात मेहनत की है और इसमें कोई स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ताकि यह हजारों साल तक खड़ा रह सके। यह सिर्फ वास्तुकला नहीं थी, यह भक्ति थी। यह उस समर्पण का प्रमाण था जो भारतीय लोगों के खून में दौड़ता है। हम मुख्य मंदिर के अंदर गए। वहां भगवान की सोने की मूर्ति थी। वहां बैठे लोग ध्यान मग्न थे। कोई शोर नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं। हजारों लोग थे, लेकिन पिन गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। मैंने देखा कि लोग आंखें बंद करके हाथ जोड़े बैठे थे। उनके चेहरों पर जो तेज था, जो सुकून था, वह मैंने किसी चर्च या कैथेड्रल में नहीं देखा था। वहां की ऊर्जा इतनी सकारात्मक थी कि मेरी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। यह दुख के आंसू नहीं थे, यह उस दिव्यता के स्पर्श के आंसू थे जिसे मैं महसूस कर रहा था। मुझे लगा जैसे मैं अपनी ही आत्मा से मिल रहा हूं। मेरे दोस्त कार्लोस, जो एक नास्तिक था और भगवान में विश्वास नहीं करता था, मैंने उसे भी एक कोने में बैठकर ध्यान करते देखा। बाद में उसने मुझे बताया, अलेजांद्रो, मुझे नहीं पता कि भगवान है या नहीं, लेकिन यहाँ कोई ऐसी शक्ति जरूर है जो इंसान को भीतर से बदल देती है। मंदिर से बाहर निकलते समय शाम हो चुकी थी। सूरज ढल रहा था और मंदिर की रोशनी जल उठी थी। वह नजारा स्वर्ग जैसा था। हमने वहां की प्रदर्शनी देखी, जिसमें भारत के हजारों साल पुराने इतिहास, विज्ञान और गणित में उनके योगदान को दिखाया गया था। हमें पता चला कि जब यूरोप के लोग गुफाओं में रह रहे थे, तब भारत में विश्वविद्यालय थे, शल्य चिकित्सा सर्जरी हो रही थी और खगोल विज्ञान पर ग्रंथ लिखे जा रहे थे। हमें स्कूल में कभी यह नहीं पढ़ाया गया। हमें बताया गया था कि पश्चिम ने दुनिया को सब कुछ दिया है, लेकिन आज मुझे पता चला कि ज्ञान का असली सूर्य तो पूर्व से, भारत से उदय हुआ था। शून्य जीरो का आविष्कार, योग, आयुर्वेद,
यह सब भारत की देन है। मुझे अपने अज्ञान पर फिर से पछतावा हुआ। शाम को हम वापस होटल लौट रहे थे। हम सब बहुत थक चुके थे, लेकिन हमारे मन में एक नई ऊर्जा थी। बस में हम सब चुप थे, आज के अनुभवों को अपने भीतर समा रहे थे। तभी हमारी बस एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी। मेरी खिड़की के पास एक और नजारा दिखा, जिसने मेरे दिल को छू लिया। सड़क के किनारे एक परिवार अपनी कार में था। उनके पास एक भिखारी आया। मैंने सोचा कि वे खिड़की चढ़ा लेंगे या उसे भगा देंगे, जैसा कि अक्सर हमारे यहाँ होता है। लेकिन कार चलाने वाले व्यक्ति ने खिड़की नीचे की और उस भिखारी को कुछ पैसे नहीं, बल्कि खाने का एक पैकेट और पानी की बोतल दी। और उसने यह काम बड़ी विनम्रता से किया, कोई खाने के कहा रहे से, जैसे वह किसी राजा को दान दे रहा हो। और बदले में उस भिखारी ने जो आशीर्वाद दिया, वह आसमान की ओर हाथ उठाकर था। यह भारत था। यह गरीबी है, मैं इसे नकार नहीं सकता, लेकिन यह गरीबी के साथ साथ करुणा भी है। यहाँ लोग सिर्फ अपने लिए नहीं जीते। यह दान एक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक संस्कार है। होटल पहुंचकर रात के खाने के समय हम सब ने एक फैसला किया। हमने तय किया कि हम अपने माता पिता और दोस्तों को वीडियो कॉल करेंगे और उन्हें असली भारत दिखाएंगे। हम उन्हें बताएंगे कि जो झूठ हमें सालों से परोसा गया है, वह अब नहीं चलेगा। मैंने अपनी माँ को कॉल किया। जब उन्होंने पूछा, बेटा तुम ठीक तो हो, वहां बहुत गंदगी होगी ना, तो मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, माँ आप गलत हो। मैं जिस जगह हूं वह दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यहाँ की सड़कें, यहाँ के लोग और यहाँ की संस्कृति, सब कुछ अद्भुत है। माँ मैं वादा करता हूँ, अगली बार मैं आपको यहाँ जरूर लाऊंगा। अगले दिन के लिए विक्रम ने हमारे लिए कुछ खास प्लान किया था। उसने कहा था कि कल हम भारत की आधुनिकता का एक और चेहरा देखेंगे, साइबर सिटी गुड़गांव और भारत की चिकित्सा व्यवस्था। क्योंकि मेरे एक दोस्त मिगुएल के दांत में हल्का दर्द हो रहा था। हम डर रहे थे कि विदेशी धरती पर डॉक्टर के पास जाना कितना महंगा और असुरक्षित होगा, लेकिन हमें क्या पता था कि कल हमें भारत के मेडिकल टूरिज्म की ताकत का पता चलने वाला था। रात को सोने से पहले मैंने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने जाना कि भारत सिर्फ एक देश नहीं है, यह एक अनुभव है। यह विरोधाभासों का एक सुंदर संगम है, जहां एक तरफ हजारों साल पुराने मंदिर हैं, तो दूसरी तरफ सड़क किनारे डिजिटल पेमेंट है। जहां एक तरफ भीड़ है, तो दूसरी तरफ इतनी शांति है कि आप अपनी धड़कन सुन सकें। यह देश मिट्टी से जुड़ा है, लेकिन इसकी नजरें आसमान पर हैं। मैं खुश हूं कि हमारा विमान चीन नहीं पहुंचा, क्योंकि अगर हम चीन जाते तो हम सिर्फ ऊंची इमारतें देखते। लेकिन भारत आकर हमने इंसानियत को देखा है। अगली सुबह का सूरज एक नई मुसीबत लेकर आया। मेरे दोस्त मिगुएल के दांत का दर्द, जो कल तक हल्का था, अब असहनीय हो गया था। उसका चेहरा सूज गया था और वह दर्द से कराह रहा था। हम सब घबरा गए। मैक्सिको में हमारे माता पिता ने हमें चेतावनी दी थी, वहां बीमार मत पड़ना, वहां के अस्पताल गंदे होते हैं, वहां संक्रमण का खतरा होता है। हमारे दिमाग में भारत के अस्पतालों की वही पुरानी डरावनी तस्वीरें थीं जो हमने फिल्मों में देखी थीं, भीड़, गंदगी और लाचार मरीज। लेकिन मिगुएल की हालत बिगड़ती जा रही थी। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। हमने डरते डरते विक्रम को बताया। विक्रम ने हमारे चेहरे पर हवाइयां उड़ते देखी और मुस्कुराया। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें गुरुग्राम के सबसे अच्छे चिकित्सालय ले चलता हूं। बस में बैठते समय हम सब चुप थे। मिगुएल दर्द से रो रहा था और हम सब डर से कांप रहे थे। हमें लगा कि हम उसे किसी बूचड़ खाने में ले जा रहे हैं। लेकिन जब बस एक विशाल इमारत के सामने रुकी, तो हम अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। क्या यह अस्पताल है या कोई 5 सितारा होटल? इमारत कांच और स्टील से बनी थी, आसमान को छू रही थी। बाहर सुंदर बगीचे थे और एम्बुलेंस कतार में खड़ी थी, जो एकदम नई और आधुनिक थी। हम अंदर गए। वातानुकूलित लॉबी, संगमरमर का फर्श और रिसेप्शन पर बैठे पेशेवर कर्मचारी। वहां कोई दुर्गंध नहीं थी, बल्कि हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। सब कुछ इतना डिजिटल और व्यवस्थित था कि हमें लगा हम सिलिकॉन वैली के किसी अस्पताल में हैं। मिगुएल को तुरंत आपातकालीन वार्ड में ले जाया गया। हमें लगा कि हमें घंटों इंतजार करना पड़ेगा और कागजी कार्रवाई में उलझना पड़ेगा, लेकिन नहीं, वहां सब कुछ डिजिटल था। विक्रम ने एक टैबलेट पर मिगुएल का पंजीकरण किया और 5 मिनट के अंदर एक डॉक्टर हमारे पास आए। डॉक्टर ने एप्रन पहना हुआ था और उनके गले में स्टेथोस्कोप था। उन्होंने बहुत ही विनम्रता से मिगुएल से बात की। उनकी अंग्रेजी मैक्सिको के कई डॉक्टरों से बेहतर थी। उन्होंने तुरंत स्थिति को संभाला। एक्सरे मशीनें, दंत चिकित्सा के उपकरण, सब कुछ अत्याधुनिक था। जिस तकनीक को हम मैक्सिको में भविष्य मानते थे, वह यहाँ वर्तमान था। आधे घंटे के बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आए और कहा, मिगुएल ठीक है,
एक छोटा सा संक्रमण था, हमने इलाज कर दिया है। हम दौड़कर अंदर गए। मिगुएल बिस्तर पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, अलेजांद्रो, मुझे पता ही नहीं चला कि कब इलाज हो गया। डॉक्टर के हाथ जादूगर जैसे थे, लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। बिल चुकाने की बारी आई। मेक्सिको या अमेरिका में ऐसी आपातकालीन दंत चिकित्सा का बिल हजारों डॉलर में आता। हमने अपने क्रेडिट कार्ड तैयार कर लिए थे, यह सोचकर कि हमारा पूरा बजट इसमें चला जाएगा। लेकिन जब रिसेप्शनिस्ट ने हमें बिल थमाया तो मैं उसे बार बार देखता रहा। क्या यह सही है? यह तो मैक्सिको में एक साधारण से रात के खाने के खर्च से भी कम था। मैंने विक्रम से पूछा, क्या यह पूरा बिल है? विक्रम हंसा और बोला, हाँ, यह भारत है। यहां हम स्वास्थ्य को व्यापार नहीं, सेवा मानते हैं। दुनिया भर से लोग अफ्रीका से, मध्य पूर्व से, यहां तक कि यूरोप से भी अपना इलाज कराने भारत आते हैं। इसे हम मेडिकल टूरिज्म कहते हैं। विश्व स्तरीय इलाज, वो भी इतने कम दाम में। उस पल मुझे भारत के लिए एक गहरा सम्मान महसूस हुआ। यह देश सिर्फ अपने नागरिकों का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का दर्द कम करने की क्षमता रखता है। हमने डॉक्टर को धन्यवाद दिया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, स्वास्थ्य ही धन है। उनकी विनम्रता ने हमें निशब्द कर दिया। अस्पताल से बाहर निकलते समय शाम हो चुकी थी। मिगुएल अब पूरी तरह ठीक था और उसे भूख लगी थी। विक्रम ने सुझाव दिया कि हम साइबर हब जाएं, लेकिन हमारी लड़कियों के समूह में, विशेष रूप से सोफिया और इसाबेला के मन में एक और डर था। रात हो गई है, सोफिया ने कहा। हमने सुना है कि भारत में महिलाओं के लिए रात में बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है। क्या हमें वापस होटल नहीं जाना चाहिए? विक्रम ने उनकी आंखों में वह डर देखा जो पश्चिमी मीडिया ने भरा था। उसने कहा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद देखिए। हम साइबर हब पहुंचे। यह जगह तो न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर को टक्कर दे रही थी। ऊंची इमारतें, चमकदार रोशनी और हजारों लोग, रेस्तरां, कैफे और खुली जगहें युवाओं से भरी हुई थीं। लेकिन जिस चीज ने हमें सबसे ज्यादा चौंकाया वह थी महिलाओं की उपस्थिति। रात के 10 बज रहे थे और लड़कियां, महिलाएं झुंड में या अकेली बेखौफ घूम रही थीं। कुछ ऑफिस से आ रही थीं, कुछ पार्टी कर रही थीं। उनके चेहरों पर डर का नामो निशान नहीं था। मैंने देखा कि एक लड़की अकेली स्कूटी पर जा रही थी। मैक्सिको सिटी में रात के इस समय अकेली लड़की का बाहर होना अकल्पनीय है, लेकिन यहाँ यह सामान्य था। हमने देखा कि हर थोड़ी दूर पर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं, लेकिन वे डराने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए थीं। हमने एक महिला पुलिस अधिकारी को देखा जो अपनी गश्त पर थी। उनकी वर्दी पर लगे बैज और उनकी कमर पर लगी पिस्तौल, और सबसे बढ़कर उनकी आंखों में जो आत्मविश्वास था। उसने हमें बताया कि यह नया भारत है। यह वह भारत है जहां नारी शक्ति का सम्मान सिर्फ बातों में नहीं, बल्कि सड़कों पर दिखता है। इसाबेला, जो पहले डरी हुई थी, अब आराम से घूम रही थी। उसने कहा, अलेजांद्रो, मुझे मैक्सिको की सड़कों से ज्यादा सुरक्षित यहां महसूस हो रहा है। यहाँ लोग घूर नहीं रहे हैं, यहाँ एक सम्मान है। हम एक कैफे में बैठे। वहां हमारी मुलाकात कुछ भारतीय छात्रों से हुई। वे पास के कॉलेज में पढ़ते थे। हमने उनसे बात की। वे बहुत ही बुद्धिमान और ऊर्जावान थे। हमने उनसे पूछा कि वे स्नातक होने के बाद क्या करेंगे, क्या वे अमेरिका या यूरोप जाएंगे। उनमें से एक लड़के, जिसका नाम आर्यन था, ने गर्व से कहा, क्यों? हम बाहर क्यों जाएं? अवसर तो अब भारत में है। हम अपना स्टार्टअप शुरू करेंगे। हम भारत के लिए बनाएंगे, दुनिया के लिए बनाएंगे। उसकी बातों में जो आत्मविश्वास था वह संक्रामक था। मैंने देखा कि भारत का असली खजाना उसका सोना या मंदिर नहीं, बल्कि उसके युवा हैं। वे अपनी जड़ों से जुड़े हैं, लेकिन उनकी सोच वैश्विक है। वे अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं, लेकिन आधुनिकता को अपनाने से नहीं डरते। रात के 11 बजे हम वापस होटल के लिए निकले। सड़क पर हमने देखा कि परिवार अपने बच्चों के साथ आइसक्रीम खा रहे थे। छोटे बच्चे पार्क में खेल रहे थे। इतनी रात गए, यह दृश्य बताता था कि समाज कितना सुरक्षित और जीवंत है। विक्रम ने बताया कि भारत में परिवार सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। समाज ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। बस में वापस आते समय मैं खिड़की से बाहर चमकते हुए शहर को देख रहा था। मेरे मन में एक सवाल गूंज रहा था। हम पश्चिम के लोग खुद को विकसित कहते हैं। हमारे पास धन है, तकनीक है, लेकिन क्या हमारे पास यह शांति है? क्या हमारे पास यह सुरक्षा है? क्या हमारे पास यह अपनापन है जो मैंने उस डॉक्टर की आंखों में या उस फल वाले की मुस्कान में देखा? भारत गरीब नहीं है। भारत समृद्ध है, संस्कृति में, संस्कारों में, मानवता में और अब तकनीक और सुविधाओं में भी। हम जिस तीसरी दुनिया के देश को देखने आए थे, वह तो हमें सभ्यता का पाठ पढ़ा रहा था। मिगुएल ने अपने गाल पर हाथ फेरा और कहा, इस दर्द ने मुझे एक नई दृष्टि दी है। अगर मुझे दांत में दर्द नहीं होता तो मैं कभी नहीं जान पाता कि भारत देखभाल करना भी जानता है।
हमने तय किया कि कल हमारा आखिरी दिन है। अगर विमान ठीक हो गया तो इसलिए हम कल कुछ ऐसा करेंगे जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी याद बन जाए। विक्रम ने कहा कि वह हमें एक स्कूल ले जाएगा, एक सरकारी स्कूल। हमारे मन में फिर से वही पुरानी छवि उभरी, टूटी छतें, ब्लैक बोर्ड नहीं। लेकिन अब तक के अनुभवों ने हमें सिखा दिया था कि भारत के बारे में अपनी किसी भी धारणा पर भरोसा मत करो। भारत हमेशा आपको चौंकाने के लिए तैयार है। होटल के कमरे में मैंने टीवी चालू किया। समाचारों में भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए रॉकेट की खबर आ रही थी। इसरो इसरो मैंने देखा कि कैसे कम बजट में भारत मंगल ग्रह तक पहुंच गया और मैं मुस्कुराया। जो देश सड़क पर 10 रुपये में पेट भर खाना खिला सकता है, वही देश कम खर्च में मंगल तक भी पहुंच सकता है। यही भारत का जादू है। ये जुगाड़ नहीं, यह दक्षता, एफिशिएंसी है। मुझे नींद आ रही थी, लेकिन यह एक सुकून वाली नींद थी। मुझे अब मच्छरों का डर नहीं था, न गंदगी का। मुझे पता था कि मैं एक ऐसी गोद में सो रहा हूं जो हजारों सालों से मानवता को पाल रही है। भारत माता की गोद। हमारी यात्रा का आज आखिरी दिन था। एयरलाइन से संदेश आ चुका था कि विमान ठीक हो गया है और आज रात हमें चीन के लिए उड़ान भरनी है। एक हफ्ता पहले यह खबर हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं होती, लेकिन आज यह खबर सुनकर हम सबके चेहरे लटक गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे हमसे कोई हमारी सबसे कीमती चीज छीन रहा हो। लेकिन जाने से पहले विक्रम ने अपना वादा निभाया। वह हमें एक सरकारी स्कूल ले गया। सच कहूं तो मेरे मन में सरकारी स्कूलों की छवि बहुत अच्छी नहीं थी। मेक्सिको में भी सरकारी स्कूलों की हालत अक्सर खस्ताहाल होती है, और भारत के बारे में तो हमने सुना था कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई है। हमें लगा था कि हम टूटी हुई छतें, टाट पट्टी पर बैठे बच्चे और धूल भरी कक्षाएं देखेंगे, लेकिन भारत हमें आखिरी बार चौंकाने के लिए तैयार बैठा था। हम दिल्ली के एक सरकारी सर्वोदय विद्यालय के सामने खड़े थे। इमारत इतनी सुंदर और रंगीन थी कि किसी प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल को भी मात दे दे। जैसे ही हम अंदर गए, हमारा स्वागत एक अद्भुत अनुशासन के साथ हुआ। बच्चे कतार में प्रार्थना के लिए जा रहे थे। उनकी वर्दी साफ सुथरी थी, उनके बाल सलीके से बने थे, और सबसे बड़ी बात, उनकी आंखों में एक चमक थी, आत्मविश्वास की चमक। हम एक कक्षा में गए। वहां ब्लैक बोर्ड नहीं था, बल्कि एक बड़ा डिजिटल स्मार्ट बोर्ड था। शिक्षक बच्चों को रटा नहीं रहे थे, बल्कि समझा रहे थे। मैंने देखा कि बच्चे टैबलेट पर कोडिंग सीख रहे थे। कोडिंग इतनी कम उम्र में। मुझे याद आया कि सिलिकॉन वैली की बड़ी बड़ी कंपनियों, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भारतीय हैं। आज मुझे समझ आ रहा था कि क्यों। क्योंकि यहाँ की नींव मजबूत है। यहाँ ज्ञान को सिर्फ नौकरी पाने का जरिया नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला माना जाता है। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वह थी हैप्पीनेस क्लास, खुशियों की कक्षा। मैंने दुनिया में कहीं भी ऐसा पाठ्यक्रम नहीं देखा। वहां बच्चों को गणित या विज्ञान नहीं, बल्कि खुश रहना सिखाया जा रहा था। उन्हें ध्यान, मेडिटेशन करना सिखाया जा रहा था। उन्हें एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ होना सिखाया जा रहा था। एक छोटी सी बच्ची ने खड़े होकर कहा, आज मैं खुश हूं क्योंकि मैंने अपनी मां की मदद की। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। हम पश्चिम में अपने बच्चों को सफल होना सिखाते हैं, अमीर होना सिखाते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें खुश होना सिखाते हैं? नहीं। लेकिन भारत कर रहा था। यह देश सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बना रहा, यह अच्छे इंसान बना रहा है। यही भारत की असली ताकत है। यह देश जानता है कि अगर इंसान अच्छा होगा तो देश अपने आप महान बन जाएगा। लंच ब्रेक में हम बच्चों से मिले। वे हमें देखकर बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए। वे टूटी फूटी लेकिन आत्मविश्वास से भरी अंग्रेजी में हमसे बात कर रहे थे। एक लड़के ने मुझसे पूछा, सर, क्या आप जानते हैं कि भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश है? उसका सीना गर्व से चौड़ा था। उसने मुझे चंद्रयान और इसरो के बारे में बताया। एक सरकारी स्कूल का बच्चा अंतरिक्ष विज्ञान की बातें कर रहा था। मुझे एहसास हुआ कि भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। ये बच्चे गरीबी से नहीं डरते, ये चुनौतियों से नहीं डरते। इनके पास सपने हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए सरकार उन्हें पंख दे रही है। मैंने अपनी शिक्षिका मारिया को देखा। वह भी बच्चों से बात करते हुए भावुक हो रही थी। उन्होंने कहा, अलेजांद्रो, काश हमारे देश में भी शिक्षा को इतना महत्व दिया जाता। शाम ढल रही थी। अब वह समय आ गया था जिससे हम सब डर रहे थे। विदाई का समय। हम वापस होटल गए, अपना सामान पैक किया। मेरे बैग में भारत के मसाले, कुछ हस्तशिल्प और ढेर सारी यादें थीं। लेकिन मेरा दिल भारी था। हम बस में बैठे और हवाई अड्डे की तरफ चल पड़े। वही रास्ता जिससे हम एक हफ्ते पहले आए थे। तब यह रास्ता डरावना लग रहा था। आज यह रास्ता इतना अपना लग रहा था कि इसे छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। बस में पिन ड्रॉप सन्नाटा था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सोफिया, जो पहले दिन रो रही थी कि उसे यहां नहीं रहना,
आज खिड़की से बाहर देखते हुए रो रही थी क्योंकि उसे जाना पड़ रहा था। हम हवाई अड्डे पहुंचे। विक्रम हमें छोड़ने आया था। वह सिर्फ हमारा गाइड नहीं, हमारा भाई बन गया था। उसने हमें सिखाया था कि कैसे बिना शब्दों के भी बातें की जा सकती हैं। उतरते समय मैंने विक्रम को गले लगाया। मैंने कहा, शुक्रिया विक्रम, तुमने हमें सिर्फ दिल्ली नहीं दिखाई, तुमने हमें जिंदगी दिखाई। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, अलेजांद्रो, भारत एक ऐसा देश है जहां आप अतिथि बनकर आते हैं लेकिन परिजन बनकर जाते हैं। यह देश आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप जहां भी जाएंगे, भारत का एक हिस्सा आपके साथ रहेगा। उसने हमें उपहार में एक एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति दी। उसने कहा, यह विघ्नहर्ता है, ये आपके जीवन की हर बाधा को दूर करेंगे। चेक इन काउंटर की ओर बढ़ते हुए मेरे कदम भारी थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा। भारत की मिट्टी, यहाँ की हवा, यहाँ का शोर, सब कुछ मुझे पुकार रहा था। मुझे याद आया वह डॉक्टर जिसने मुफ्त में इलाज किया, वह फल वाला जिसने डिजिटल पेमेंट सिखाया, वह स्कूल की बच्ची जिसने खुशी का मतलब समझाया। क्या मैं इन्हें कभी भूल पाऊंगा? विमान में बैठते ही कप्तान की आवाज गूंजी, देवियों और सज्जनों, हम चीन के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस बार किसी के चेहरे पर उत्साह नहीं था। हम सब अपनी सीटों पर धंस गए, अपनी आंखों को बंद कर लिया। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी और दिल्ली की रोशनी नीचे छूटने लगी, मैंने खिड़की से झांका। वह रोशनी का समुद्र जो पहली रात मुझे डरावना लगा था, आज मुझे सितारों की चादर जैसा लग रहा था। मैंने मन ही मन कहा, फिर मिलेंगे भारत, मैं वापस आऊंगा, जरूर वापस आऊंगा। चीन की यात्रा कैसी रही, यह अब मायने नहीं रखता। सच कहूं तो चीन की गगनचुंबी इमारतें और तकनीक हमें प्रभावित नहीं कर पाई, क्योंकि हमारे दिमाग में भारत का जादू छाया हुआ था। चीन में हमने विकास देखा, लेकिन भारत में हमने जीवन देखा। चीन में मशीनें थीं, भारत में आत्मा थी। जब हम वापस मैक्सिको लौटे तो हमारे माता पिता हमें देखकर हैरान थे। वे सोच रहे थे कि हम भारत की बुराई करेंगे, वहां की गंदगी की शिकायत करेंगे, लेकिन हम तो वहां के गुणगान करते नहीं थक रहे थे। हमने उन्हें फोटो दिखाए, वीडियो दिखाए। हमने उन्हें बताया कि भारत वह नहीं है जो टीवी पर दिखता है, भारत वह है जो दिल से महसूस होता है। आज मेरे कमरे की दीवार पर एफिल टॉवर या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की फोटो नहीं है, वहां अक्षरधाम मंदिर की एक तस्वीर है। मेरी टेबल पर वह छोटी सी गणेश जी की मूर्ति रखी है, और मेरे दिल में एक तिरंगा लहरा रहा है। मैं अक्सर सोचता हूं कि उस रात हमारे विमान का इंजन खराब होना कोई दुर्घटना नहीं थी, वह एक संकेत था। नियति चाहती थी कि हम उस भ्रम से बाहर निकलें जिसमें दुनिया जी रही है। नियति चाहती थी कि हम उस सत्य को देखें जिसे भारत कहते हैं। मेरे दोस्तों, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा, एक बार भारत जाइए। वहां पर्यटक बनकर मत जाइए, वहां एक छात्र बनकर जाइए। वहां की सड़कों पर चलिए, वहां के लोगों से बात कीजिए। मैं दावा करता हूं आप अपना दिल वहीं छोड़ आएंगे, क्योंकि भारत कोई जगह नहीं है, भारत एक एहसास है, एक ऐसा एहसास जो आपको इंसान होना सिखाता है। जय हिंद, नमस्ते।